Assalamu alaikum. I am Adnan Shoaib, faculty member at ComSci Institute of Information Technology, and today is our lecture number 7 regarding the course Risk Management and Insurance, FNC 710. Well, in the last lecture, what we have covered is we have covered our lecture number 3, जिसमें हमने एक सब चीजें कवर की थी कि हमारे पास एक्सपोजर्स कैसे होंगे, लाइबिलिटी एक्सपोजर्स क्या हैं, किस तरह से कवर करेंगे, कुछ आज और फर्दर देखेंगे. वी आर मूविंग टुवर्ड्स सम मोर एडवांस टॉपिक्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. के रिस्क मैनेजमेंट के सम एडवांस टॉपिक्स क्या आ रहे हैं और किस तरह से आ रहे हैं और कैसे कैसे वो एडवांस मैनेजमेंट के टॉपिक्स आ सकते हैं. जैसे भी वो टॉपिक्स आ रहे हैं, जिस तरह के भी हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी कि एडवांस लेवल पे रिस्क मैनेजमेंट में क्या बात कर रहे हैं और किस में, यानी कि हम लोगों ने थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देखने कि रिस्क मैनेजमेंट एक्चुअली शुरू कहां से हुई और एक्चुअली इसका मीनिंग्स क्या है और किस तरह से वर्कआउट होते हैं, यानी हाउ दीज मैनी मीनिंग्स वुड बी जनरेटेड, यानी इन मीनिंग्स को हम लोग कैसे और किस तरह से सामने लेकर आते हैं. सो एडवांस टॉपिक्स में अब देखेंगे कि हम लोगों के पास रिस्क मैनेजमेंट में व्हाट आर द एडवांस लेवल. लास्ट टाइम हमने मेजरमेंट ऑफ रिस्क भी देखा था कि रिस्क को हम लोग मेजर कैसे कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड लॉसेस भी निकाले थे कि एक्सपेक्टेड लॉसेस को हमने किस तरह से और कैसे निकालना है, कैसे मैनेज करना है, स्टैंड डेविएशंस निकाली थी, डिफरेंट तरीकों से स्टैंड डेविएशंस निकाली थी. एंड देन नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सम मोर एडवांस लाइक, जिसमें हम लोग एक हल्का सा ब्लिंक देंगे टुवर्ड्स द वैल्यू एट रिस्क, कि वैल्यू एट रिस्क क्या होती है और उसने उसे किस तरह से कैसे मैनेज करना है. दैट वी आर गोइंग टू सी कि हमने उसे किस तरह से देखते जाना है और उसी के हिसाब से हमने वैल्यू एट रिस्क को मेजर करते जाना है. जैसे जैसे मेजर करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास वैल्यू एट रिस्क आती जाएगी और वैसे वैसे हम उसे मेजरमेंट्स देते जाएंगे. सो वी आर स्टार्टिंग विद दैट एडवांस टॉपिक्स इन रिस्क मैनेजमेंट. देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं. Now first of all we are moving towards के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या क्या चीजें हमने आज कवर करनी है. द चेंजिंग स्कोप ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, के रिस्क मैनेजमेंट का स्कोप कैसे और किस तरह से चेंज हो रहा है. जैसे जैसे चेंज कर रहा है, याद रखिएगा स्कोप उसी तरह रिस्क मैनेजमेंट का चेंज हो रहा है. पहले रिस्क मैनेजमेंट को किसी और मैनर में लिया जाता था, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट को किसी और मैनर में लिया जाता है. एवरी टाइम द रिस्क मैनेजमेंट इज बीइंग मेजर्ड इन अ वेरी डिफरेंट वे, कि हर दफा रिस्क मैनेजमेंट की मेजरमेंट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट होती हैं इन एनी अदर प्रोस्पेक्टस. फर्दर वी आल्सो डील विद द एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, की एंटरप्राइज की रिस्क मैनेजमेंट कैसे और किस तरह से होनी है. जैसी एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट की आएंगी उसी तरह हम उसे मेजरमेंट्स भी देते जाएंगे. इंश्योरेंस मार्केट डायनामिक्स है, इंश्योरेंस मार्केट की डायनामिक्स भी देखनी है कि हम लोगों ने किस तरह से इंश्योरेंस मार्केट की डायनामिक्स को चेक करना है. लॉस फोरकास्टिंग, कि हमने लॉस को किस तरह फोरकास्ट कर रहे हैं, हाउ वी आर गोइंग टू फोरकास्ट द लॉस. इसमें हम लोग हल्का सा देखेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय रिग्रेशन एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है और उसके थ्रू हम लोग रिस्क को कैसे और किस तरह से मेजर आउट कर रहे होते हैं. इसमें जब रिग्रेशन एनालिसिस में बात करेंगे तो हमने हर एक चीज को देखेंगे. कोशिश ये होगी कि आपको थोड़ा सा दें कि स्प्रेडशीट मॉडलिंग कैसे होती है, क्योंकि एज अ फॉलोअर स्प्रेडशीट मॉडलिंग हैज अ मीनिंग, कि स्प्रेडशीट मॉडल के ऊपर कुछ ना कुछ मीनिंग्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. दैट हाउ द स्प्रेडशीट बीइंग मॉडल्ड, कैसे मॉडल करनी है स्प्रेडशीट और किस तरह से मॉडल करके उसे फर्दर आगे लेकर हमने चलना है. तो जब हम लोग स्प्रेडशीट मॉडलिंग की बात करते हैं तो याद रखिएगा हमें स्प्रेडशीट के ऊपर ओवरऑल वैल्यूज को भी चेक करना है कि स्प्रेडशीट मॉडलिंग क्या है और किस तरह से आगे लेकर हमने चलना है. फाइनेंशियल एनालिसिस इन रिस्क मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, हमने देखना है कि फाइनेंशियल एनालिसिस क्या रिक्वायर्ड है इन रिस्क मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग. दाओ हम लोगों के पास यहाँ पे ऐसे बहुत कम एग्जांपल्स बीच में हैं, लेकिन आई वुड डू इट बाय अ पेन कि हमारे पास और कौन कौन सी एग्जांपल्स में फाइनेंशियल एनालिसिस बीच में रिक्वायर्ड हो सकता है और हमने कैसे करना है. मोर ओवर आई एडवाइस यू कि हमारे टेक्स्ट को लाजमी देखें, और टेक्स्ट बुक आप लोगों को ऑलरेडी है, हर लेक्चर में बताता हूं, दोबारा बता रहा हूं आपको कि दैट इज रिस्क मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस बाय जॉर्ज ड्रेसडा 12th एडिशन. ठीक है, दैट इज फ्रॉम द मैग्रा हिल, ताकि आप लोगों को पता लगे कि इसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं और किस किस तरह से इनकी वैल्यूएशंस होती हैं, ताकि हमारे सामने एक क्लियर आइडिया हो कि हमारे पास क्या क्या चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व हैं. तो दैट इज फाइनेंशियल एनालिसिस इन रिस्क मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, यानी हम लोगों के पास पता लगे कि डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं और कैसे हम लोगों ने उसकी इन्वॉल्वमेंट को चेक करना है. अदर रिस्क मैनेजमेंट टूल्स हैं, कुछ डिफरेंट रिस्क मैनेजमेंट टूल्स हैं कि जिसमें हमारे पास ये कह सकेंगे देयर मस्ट बी एग्जिस्ट अ रिस्क मैनेजमेंट टूल्स, कि रिस्क मैनेजमेंट टूल्स हमारे पास ये चीजें आ रही हैं और उसी के हिसाब
हिसाब से हमने देखना है कि इसमें क्या वैल्यूएशंस एग्जिस्ट कर रही हैं। तो दैट मीन्स कि रिस्क मैनेजमेंट टूल्स हमारे पास कैसे और किस तरह से अकाउंट फॉर हो रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट अकाउंट फॉर होते रहेंगे उतना ही हमारे लिए वैल्यूएशंस बेहतर और आगे चलती जाएंगी। तो हमने रिस्क मैनेजमेंट टूल्स में हम देखेंगे वैल्यू एट रिस्क भी आता है। वैल्यू एट रिस्क को हम लोग क्या चीजें इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, किन किन चीजों को हमने सामने लेके चलना है, कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हमने सामने लेकर आगे दोबारा देखना है। तो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू सी ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो दैट टुडे टॉपिक इज मोर ऑफ थ्योरेटिकल बट एट द सेम ऑफ टेक्निकल, बिकॉज यहाँ पे अब ज्यादा टेक्निकल या मैं कहूँ कि बहुत न्यूमेरिकल, दैट डेफिनेटली न्यूमेरिक्स आर बीइंग लोअर वन, थोड़े से कम लोअर साइड में, बट एट द सेम टाइम ऑन द हायर साइड ऑल्सो, कि हमारे पास द हायर साइड भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे कि हमारे पास न्यूमेरिक्स किस तरह से और कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं और किस तरह से हमने उनको आगे लेकर चलना है। ठीक है, सो दैट मीन्स वी रिक्वायर्ड अ रिस्क मैनेजमेंट टूल्स फॉर दैट। हमारे पास क्या चीज चाहिए होगी, हमें रिस्क मैनेजमेंट के टूल्स रिक्वायर्ड होंगे कि हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट टूल्स कितने और कैसे हैं और कैसे हमने उनको अकाउंट फॉर करना है, दैट हाउ वी आर गोइंग टू अकाउंट फॉर दीज टूल्स। तो हमने हर टूल्स को देखते जाना है और उन टूल्स को हमने सामने रखते हुए आगे करते जाना है कि हमारे पास कौन कौन से टूल्स हैं जो हमारे पास इन्वॉल्व हैं और किन किन को हमने यहाँ पे देखकर आगे चलना है। सो वी आर गोइंग टू सी कि हमारे पास क्या चीजें आ रही हैं, कौन कौन से टूल्स हैं, किन किन टूल्स को हमने आगे लेकर चलना है। सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक, फर्स्ट वन क्या है, चेंज इन स्कोप ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे चेंज इन स्कोप ऑफ रिस्क मैनेजमेंट क्या है और कैसे वो डील कर रहा होता है हमारे पास ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट की, किस किस तरह से इसकी स्कोप चेंज हो रही है। पहले क्या था रिस्क, उसके बाद क्या रिस्क आया, उसके बाद रिस्क की डेफिनेशन क्या हुई। हर बारी में रिस्क की ओवरऑल डेफिनेशन में चेंजेस अकर होती हैं, कि हमारे पास चेंजेस अकर हो रही होती हैं और चेंजेस अकर होने की वजह से यहाँ पे ओवरऑल रिस्क की लेवल बढ़ जाता है। और जब रिस्क की लेवल बढ़ जाता है दैट मीन्स कि हमारे पास चेंजिंग स्कोप लेवल्स बहुत ज्यादा नजर आ रहे होते हैं, कि हमारे पास ये स्कोप है जिनमें चेंजिंग नजर आ रही है। सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, changing scope of risk management. Today's the risk manager's jobs involve more than simply purchasing insurance. हाँ, अब इस टाइम अगर बात करें कि हाँ जी रिस्क मैनेजर की जॉब क्या है, कि हमारे पास रिस्क मैनेजर की क्या जॉब आ रही है, तो जब हमारे पास रिस्क मैनेजर्स की जॉब देखते हैं तो इसका मतलब है मोर देन सिंपली परचेजिंग इंश्योरेंस। अगर मैं कहूं कि रिस्क मैनेजर का क्या काम है तो आप कहेंगे कि वो रिस्क को मैनेज करे। रिस्क को मैनेज करने के लिए तो सबसे आसान है, इंश्योरेंस ले लो, खत्म है, रिस्क मैनेज हो गया। बट इट्स नॉट द केस, ये ऐसा नहीं होता कि मैं कहूं कि हर दफा रिस्क बहुत आसानी से और बहुत इजीली मैनेज हो रहा होता है। हर दफा रिस्क मैनेजमेंट थोड़ी सी वेरी कर रही होती है इन टर्म्स ऑफ इट्स वैल्यूज, कि हमारे पास ये पता लगे कि हमारे पास रिस्क किस तरह से और कैसे वैल्यू हो रहा है। तो मींस दैट इज नॉट ओनली द केस कि हम अब एक मैनेजर को सिर्फ इसलिए रखेंगे वो इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी अच्छी परचेज करता है। इट्स नॉट बीइंग देयर, इट्स मोर देन दैट, इससे ज्यादा है रिस्क मैनेजर की जॉब। ठीक है, इट इज नॉट लिमिटेड टू स्कोप ऑफ प्योर रिस्क, कि हम कहेंगे हाँ जी बस सिर्फ लॉस कम कर दो, प्रॉफिट हो ना हो काफी है। नो, प्योर रिस्क ही था ना, लास्ट टाइम हमने पढ़े। तो जब हमने कहा कि प्योर रिस्क हो, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ रिस्क मैनेजर की जॉब ये कि वो रिस्क से लॉस से बचाए। नो, रिस्क मैनेजर की जॉब साथ साथ ये भी आती है कि वो प्रॉफिट की तरफ भी लेके आए, यानी प्रॉफिट की तरफ लेकर आएगा तो तभी हमारे पास रिस्क मैनेज होगा। और जब हमारे पास रिस्क मैनेज होगा तो इसका मतलब है वो ऑटोमेटिकली बीइंग प्रेफर्ड टुवर्ड्स द प्रॉफिट, कि प्रॉफिट की तरफ वो हमारे पास लेकर आता है। तो इसका मतलब है इट इज नॉट लिमिटेड टू स्कोप टू प्योर रिस्क। प्योर रिस्क में इसका स्कोप सिर्फ नहीं रहता बल्कि प्योर रिस्क थोड़ा सा इसका ज्यादा आता है, कि जिसमें हम कहेंगे कि इसे गेन्स को भी देखना है, साथ साथ क्या करना है, इसने साथ साथ गेन्स को भी देखना है और गेन्स को देखने के बाद ही उसने आगे लेकर इसे चलना है। रिस्क मैनेजर मे बी यूजिंग फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, क्या यूज करेगा वो, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट एंड एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। नाउ दीज आर डिफरेंट, दैट इज नोन टू बी एज अ बिजनेस रिस्क एंड दैट इज नोन टू बी एज अ ऑपरेटिंग रिस्क, दैट इज नोन टू बी सॉरी फाइनेंशियल रिस्क। यानी फाइनेंशियल रिस्क एंड बिजनेस रिस्क आर टोटली डिफरेंट थिंग। यानी यहां पे हम बात करते हैं फाइनेंशियल रिस्क, दैट इज द मैनेजिंग ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, कि कितना हमारे पास रिस्क एग्जिस्ट कर रहा है। एंड एंटरप्राइज रिस्क इज अ बिजनेस रिस्क, क्या है वो, एंटरप्राइज रिस्क हमारे पास एक बिजनेस रिस्क की तरह एग्जिस्ट कर रहा है और उसी के हिसाब से वो यहाँ पे फाइनेंशियल रिस्क और बिजनेस रिस्क को सामने लेकर आगे चल रहा है। तो दैट मीन्स कि फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में फाइनेंशियल रिस्क है, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट वहां यहाँ पे भी आ रही है, यानी कि इन अदर वर्ड्स बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क, दो तरह के रिस्क को हमने कंकरेंटली मैनेज करना है। और जितना मैनेज करेंगे दैट वुड बी इक्वली फाइन, कि उसमें हम उसी के हिसाब से उसे आगे लेकर चलेंगे। ओके, आगे चलते हैं। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट रेफर्स टू द, अब यहां पे क्या, फाइनेंशियल रिस्क रेफर्स टू द आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्पेकुलेटिव फाइनेंशियल रिस्क।
क्या चीज आ रही है यहाँ पे? स्पेकुलेटिव फाइनेंशियल रिस्क, कि जब हम स्पेकुलेटिव फाइनेंशियल रिस्क की बात कर रहे हैं तो हमने स्पेकुलेट करना है, फाइनेंशियल रिस्क को सामने रख के आगे लेकर चलना है, ठीक है ना। commodity price risk is the risk of losing money if the price of commodity changes, that is called known as commodity price risk। अब ये किसमें, इसमें क्या रेफर कर रहा है, किसकी तरफ? दैट इज कमोडिटी चेंजेस, जिसमें हम आर्बिट्राज को भी सामने लेके आते हैं। अगर आप लोगों को अंडरस्टूड होगा व्हाट इज, अगर मैं पूछूं इस टाइम के व्हाट इज मेंट बाय आर्बिट्राज, कि आर्बिट्राज का मीनिंग क्या है और आर्बिट्राज एक्चुअली किस तरह से और कैसे वर्कआउट करता है। जब आर्बिट्राज की बात करते हैं तो याद रखिएगा आर्बिट्राज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि याद रखिएगा कि आर्बिट्राज, व्हेन वी टॉक अबाउट एन आर्बिट्राज, आर्बिट्राज मींस कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट anything that has a different prices। For example, मैं कहता हूं यहाँ पे if we take a domestic example, if there is any detergent which is being sold in Pakistan suppose of 100 rupees and it would be sold in India that is of 60 rupees, तो एक स्पेकुलेटर, सक्सेसफुल स्पेकुलेटर क्या करेगा? वो क्या करेगा? चुप करके जाएगा, इंडिया से खरीदेगा 60 रुपए का, अब पाकिस्तान में लाके बेचना शुरू कर देगा। क्या करेगा? वो वहां से पिक करेगा और यहां पे लाके वो सेल आउट उसे करना शुरू कर देगा। इससे क्या होगा? ओवरऑल पे क्या इफेक्ट आएगा? कोई इफेक्ट नहीं आएगा। वो सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा कि हाँ जी, वहां से जो उठा रहे थे चीजें वो वहां से उठाएंगे और यहाँ बेच रहे होंगे, और पूरा का पूरा नहीं, 60 रुपए की आपने चीज खरीदी इंडिया से और वही डिटर्जेंट 100 रुपए का पाकिस्तान में बेचा, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? दैट इज ऑफ 40 रुपीज। कोई आपने बीच में ड्यूटीज दी तो 10 रुपए और निकल गए, 30 रुपीज आ गया। क्या इससे फर्क क्या होगा? वो बंदा और यही करेगा, वहां से खरीदेगा यहाँ बेचेगा, वहां से खरीदेगा यहाँ बेचेगा। तो इसका मतलब है ऑल टुगेदर होने क्या लगेगा कि वहां पे एकदम से इंडिया में इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। जब इसकी डिमांड इंडिया में बढ़ जाएगी तो याद रखिएगा वेन एवर देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड, किसमें आ जाएगी? इंक्रीज इन डिमांड। तो याद रखिएगा वहां पे एकदम से इसकी प्राइस थोड़ी सी ऊपर की तरफ आएगी। क्या आएगी? इसकी प्राइस आएगी ऊपर की तरफ। तो जब इसके ऊपर प्राइस इसकी हल्की सी ऊपर की तरफ आएगी तो याद रखिएगा वो एकदम से 60 रुपए का था, बल्कि वहां पे डिमांड बढ़ने से उसकी प्राइस 60 से 70 की तरफ आएगी। किस तरफ आएगी? उसकी 60 से 70 की तरफ आएगी। तो जब 70 की तरफ आएगी तो इसका मतलब वहां पे प्राइस बढ़ गई। जब वहां पे प्राइस बढ़ गई तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल वहां पे डिमांड बढ़ने से प्राइस ऊपर गई और लोगों ने यहाँ पे खरीदना शुरू कर दी, यहाँ पे अपना सप्लाई बढ़ा दी। इसी तरह वहां पे जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी प्राइस 70 से 80, 80 से 90 आ जाएगी, और यहाँ पे भी आप सेल कर रहे हैं, यहाँ सप्लाई बढ़ने से प्राइस थोड़ी सी नीचे आएगी। तो एक जगह प्राइस बढ़ रही है, एक जगह प्राइस कम हो रही है। एक पॉइंट वो आएगा कि दोनों के दोनों आपस में इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे, यानी दोनों जगह पे प्राइस क्या होगी? सेम आएगी। तो याद रखिएगा जब प्राइस सेम हो जाएगी फिर तो वो जहां मर्जी से खरीदे, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दैट मीन्स वेन एवर देयर इज अ प्राइस सिमिलैरिटी, क्या होगी? यहाँ पे प्राइस में सिमिलैरिटीज एग्जिस्ट कर रही होंगी। तो याद रखिएगा वेन एवर देयर इज अ प्राइस सिमिलैरिटी, तो या वहां पे हमेशा वहां पे आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटीज जीरो हो जाती हैं। वहां पे क्या हो जाता है? आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटीज जीरो हो जाती हैं, नील हो जाती हैं, ठीक है ना। तो जब हमारे पास आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटीज जीरो हो जाती हैं तो दैट मीन्स कि वहां पे हमारे पास कोई चीज भी सामने नहीं रहती। सो दैट मीन्स कि आर्बिट्राज वहां पे जरूरत होती है। फाइनेंशियल रिस्क वहां पे आती है जब कमोडिटी प्राइस रिस्क हो, कि फ्लक्चुएशंस इन प्राइस हो। तो फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस से क्या होगा कि एकदम से रिस्क ऑफ स्पेकुलेशंस आ जाएंगे। देयर इज अनदर थिंग दैट इज नोन टू बी एज अ इंटरेस्ट रेट रिस्क, दैट इज रिस्क ऑफ लॉस कॉज्ड बाय एडवर्स इंटरेस्ट रेट मूवमेंट। कि हमारे पास क्या है? इंटरेस्ट रेट रिस्क इज द रिस्क ऑफ लॉस कॉज्ड बाय एडवर्स इंटरेस्ट रेट मूवमेंट। कि हमारे पास जो लॉसेस एक्सपेक्टेड हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स, किसी वजह से जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स, कि हमारी इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स डिफरेंट हो जाए, तो दैट इज नोन टू बी एज आर इंटरेस्ट रेट रिस्क। जिसमें आके कहें कि हमारे पास इंटरेस्ट एकदम से लोअर साइड पे आ गए, तो जब वो इंटरेस्ट लोअर साइड पे आ रहा है तो दैट मीन्स कि वहां पे इंटरेस्ट रेट रिस्क डिफरेंट या वेरिड फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। करेंसी एक्सचेंज रेट रिस्क है, इज द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ वैल्यू, यानी क्या है वो? इज द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ वैल्यू कॉज्ड बाय चेंजेस इन द रेट, यानी क्या होगा? करेंसी एक्सचेंज रेट रिस्क इज द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ वैल्यू क्रिएटेड बाय चेंजेस इन द रेट एट विच, यानी कि हमारे पास चेंजेस आ रहे हैं रेट्स में, और रेट्स में चेंजेस आ रहे हैं एट विच वन नेशंस करेंसी में बी कन्वर्टेड टू अनदर करेंसी। यानी कि जब आपके पास फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, किसमें फ्लक्चुएशंस आ रही हैं? हमारे पास ओवरऑल वैल्यूज में फ्लक्चुएशंस आ रही हैं। तो याद रखिएगा वहां पे हम लोग कहेंगे कि देयर इज अ करेंसी एक्सचेंज रेट रिस्क। फॉर एग्जांपल इस टाइम डॉलर की प्राइस क्या है? मैं कहता हूं जी $1 इज इक्वल टू 95.6, कितनी आ रही है यहाँ पे?
95.6 आ रही है हमारे पास। तो अगर वो वहां $1 इक्वल्स टू 95.6 आ रही है, सो व्हाट डज दैट मीन देन, कि यहां पे हम कहेंगे क्या, $1 इक्वल्स टू 95.6 आ रही है, और 95.6 के हिसाब से ही हमने कहा कि ये हमारे पास वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं, दैट इज $1 95.6। हमने कहा जी इसके हिसाब से हमने $1 लाख खरीद लिए। कितने खरीद लिए हमने? $1 लाख खरीद लिए, और जिसके ऊपर हम लोगों के पास वैल्यूज आ रही हैं कि दैट इज 95 लाख। कितने आ रही है हमारे पास? 95 लाख हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हैं, यही बात है ना। तो जब हमारे पास आ रही है 95 लाख, दैट इज 9.5 मिलियन, तो हम लोगों ने कहा कि उसके बाद कि ये हमारे पास वैल्यू है, पता लगा अगले दिन उसकी वैल्यू होती है बढ़ के कम होके, दैट इज 93.8। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑब्वियसली 99.3 मिलियन, 0.2 मिलियन का आपको लॉस आ गया। तो इसका मतलब है अगले दिन जो भी प्राइस एक्सचेंजेस आएंगे वो यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, ये हमारे पास क्लियर कट आ रहे होंगे कि हमारे पास इतने प्राइस एक्सचेंजेस रिस्क हैं जो हमारे सामने हो सकते हैं, और जिनकी वजह से हमारे सामने प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स देखते हुए आगे चल सकते हैं। तो दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम्स दैट एग्जिस्ट, कि हमारे पास इतनी प्राइस चेंजेस एग्जिस्ट करती हैं, और इतने प्राइस चेंजेस के हिसाब से हम वैल्यूएशंस को वेरी कर रहे होते हैं कि इतनी वैल्यूएशंस हमारे पास वेरीड होती हैं। सो दैट मीन्स कि हमारे पास 0.2 मिलियन जो है उसमें वेरिएशंस एग्जिस्ट कर रही हैं, और वेरिएशंस उसी हिसाब से हमारे पास आगे चल रही हैं। तो जब यहाँ पे हमारे पास वेरिएशंस एग्जिस्ट कर रही हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास इसका करेंसी एक्सचेंज रेट रिस्क भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फाइनेंशियल रिस्क कैन बी मैनेज्ड विद कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। किसके साथ मैनेज हो सकता है? विद कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट के साथ भी हो सकता है, यानी कि हम लोग कैपिटल मार्केट के थ्रू भी हम लोग फाइनेंशियल रिस्क है। भाई एक शेयर खरीदा 10 रुपए का था, कल की आपको कंफर्म तो नहीं है, बिकॉज इट फॉलोज रैंडम वॉक। जब रैंडम वॉक फॉलो कर रहे हो तो दैट मीन्स कि वहां पे उसके पास भी कोई भी वेरिएशन एग्जिस्ट नहीं कर रही। नाउ मैनेजिंग फाइनेंशियल रिस्क, 2 एग्जांपल्स। अब देखिएगा यहाँ एग्जांपल्स हैं। A grower estimates in May that his production will be total 20,000 bushels of corns. With harvest completed by December, checking the price of future contract, he noticed that the price of December corn is $2.90। कितना आ रहा है वो? यानी कि उसने एस्टिमेट किया कि उसकी प्रोडक्शन 20,000 की होगी, और उसने कहा इट कंप्लीट डिसम्बर चेंजिंग द प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, ही नोटिस दैट द डिसम्बर कॉर्न इज 2.90 पर bushel. He would like to hedge the risk that the price of corn will lower at the harvest and can do appropriate use of future. यानी उसने कहा कि शायद इसकी प्राइस गिर जाए। उसने क्या किया कि इस प्राइस को हेज करने के लिए कहा, बिकॉज कॉर्न फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर ट्रेडेड एट 5,000 bushels। कितने पे होता है वो? यानी जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं वो 5,000 bushels के आते हैं। तो ही वुड सेल 4 कॉन्ट्रैक्ट्स। कितने आएंगे उसके पास? 4 कॉन्ट्रैक्ट्स इन में टोटलिंग 20,000 bushels। कितने आ रहे हैं वो? टोटलिंग 20,000 bushels के 5,000 के उसने 4 कॉन्ट्रैक्ट्स बेच दिए, यानी कि ही वुड सेल। ठीक है ना, यानी 4 कॉन्ट्रैक्ट्स किए कि वो 5,000 के ब्रूशल सेल आउट करेगा इन फ्यूचर मार्केट। इन डिसम्बर ही वुड बाय बैक 4 कॉन्ट्रैक्ट टू ऑफसेट द फ्यूचर पोजीशन। इन डिसम्बर में वो ये कॉन्ट्रैक्ट्स लेगा ताकि वो इसे मई में जाके सेल आउट कर सके। एज डिमॉन्स्ट्रेटिंग इट डजंट मैटर वेदर द प्राइस ऑफ कॉर्न हैज इंक्रीज और डिक्रीज बाय डिसम्बर, कि उसे नहीं पता कि उसके बाद कितनी उसके पास प्राइसेस डिक्रीज और डिसम्बर, वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लेके अपने आप को हेज करेगा। बाय यूजिंग फ्यूचर एंड इग्नोरिंग ट्रांजैक्शन एक्सपेंसेस ही लॉक्ड द टोटल रेवेन्यू ऑफ 58,000। कितना उसने लॉक किया रेवेन्यू? दैट इज ऑफ 58,000। किस तरह? इफ द प्राइस ऑफ कॉर्न ड्रॉप टू 2.50, क्या आ गया? प्राइस ऑफ कॉर्न कहां चली गई है? 2.50 पे। तो अगर प्राइस ऑफ की कॉर्न 2.50 इन दिसंबर चली गई है, सो दैट मींस कि इसका मतलब है उसने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ 2.90 के हिसाब से। तो उसने क्या किया? 20,000 इंटू 2.50, 50,000 आ गया। और सेल ऑफ 4 कॉन्ट्रैक्ट इनमें कितने की आ रही है उसकी? दैट इज 58,000 की आ रही है। तो इसका मतलब है 50,000 इसमें से परचेज आप निकालेंगे 4 कॉन्ट्रैक्ट 2.50, तो इसका मतलब है आपके पास गेन कितना आ रहा है? दैट इज ऑफ 8,000। कितना गेन आ रहा है आपके पास? दैट इज ऑफ 8,000 के 8,000 के हिसाब से मेरे पास क्या चीज आ रही है? दैट इज ऑफ गेन। और यहां पे मैंने कहा जी टोटल रेवेन्यू 58,000। लेकिन अगर इसकी प्राइस चली जाती है 3.00 पे, तो तब क्या होगा? 3.0 इंटू 20,000 कितना आएगा? 60,000। और हमारे पास सेल कितना कॉन्ट्रैक्ट करने थे? 60,000। और यहां पे हमारे पास लॉस ऑन फ्यूचर ट्रांजैक्शन आया। कितना आया वो? लॉस ऑन फ्यूचर ट्रांजैक्शन आया, दैट इज ऑफ 20,000। कितना आया हमारे पास? 20,000 आया। कि हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज द फाइनेंशियल रिस्क? फाइनेंशियल रिस्क वुड बी मैनेज लाइक दिस, कि हम लोगों ने उसके पास लॉस कितना है? दैट इज ऑफ 2,000। यानी 2,000 के हिसाब से हमारे पास लॉस जनरेशन हो रही है कि इस तरह लॉस हमारे पास आए। तो दैट मीन्स व्हेनेवर देयर इज अ selling में when there is a prices being lower,
डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा, व्हेन देयर इज अ प्राइस बीइंग हायर आपको डेफिनेटली वहां पे लॉस होगा इन केस ऑफ सेलर। हाँ, अभी अगर उसने ये चीज बेचनी ना होती और खरीदनी होती, सो डेफिनेटली सेकंड में उसका गेन होता, फर्स्ट ऑप्शंस में उसका लॉस होता। यानी फर्स्ट में उसका, सेकंड में उसने गेन दिखाना था और फर्स्ट में क्या दिखाना था, उसने लॉस दिखाना था, और लॉस दिखाने के बाद ही उसने यहाँ पे बताना था कि दैट इज द वैल्यूज दैट वी हैव सीन, और इतनी वैल्यूज हमारे सामने एग्जिस्ट कर रही हैं, यानी इतनी वैल्यूज हमारे सामने एग्जिस्ट करती हैं। यूजिंग ऑप्शंस टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एडवर्स स्टॉक प्राइस मूवमेंट। समटाइम्स क्या होता है, यू यूज ऑप्शंस। अच्छा, ऑप्शंस आर राइट टू बाय एंड राइट टू सेल। क्या होता है वो, दीज आर नोन टू बी एज अ राइट टू बाय एंड राइट टू सेल, कि हम लोग कहेंगे ये हमारे पास राइट टू बाय है एंड दैट इज आवर राइट टू सेल यूजिंग ऑप्शन। ऑप्शंस ऑन स्टॉक कैन बी यूज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एडवर्स स्टॉक प्राइस मूवमेंट, यानी कि जो आपकी मर्जी के खिलाफ मूवमेंट्स हो। अ कॉल ऑप्शन गिव्स द ओनर राइट टू बाय 100 शेयर्स ऑफ स्टॉक, यानी क्या होगा यहाँ पे, अ कॉल ऑप्शन गिव्स द ओनर को देता है कि राइट टू बाय 100 शेयर्स ऑफ स्टॉक एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड। कि वो राइट दिए, मैंडेटरी नहीं है, फ्यूचर फॉरवर्ड है, मैंडेटरी होता है, इसमें राइट होता है कि आप 100 शेयर्स एट एनी गिवन पॉइंट और एक स्पेसिफिक प्राइस पे आप बेच सकते हैं, जिसे हम स्पेसिफिक प्राइस को कहते हैं स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस। द पुट ऑप्शन गिव्स द ओनर राइट टू सेल 100 shares of stock at a given price during the specified period. While there are many option strategies used to reduce risk, यानी कि बहुत सारी ऑप्शन स्ट्रेटेजीज हैं that are being used to reduce risk, कि इस रिस्क को रिडक्शन के लिए there are many ऑप्शन स्ट्रेटेजीज। One simple alternative is discussed here, यानी आप यहाँ पे एक सिंपल अल्टरनेटिव है जो यहाँ पे डिस्कस हुआ है। Buying put option to protect against the decline in the price, यानी कि आप पुट ऑप्शन लें और डिक्लाइन इन प्राइस के बचने के लिए that is already being owned। Consider someone who owns 100 shares of stock। क्या होता है, consider of someone who owns 100 shares of stock priced at $43 per share। क्या होगा, consider someone who owns 100 shares of stock at $43 per share, कि क्या होगा, $43 per share में वो आ रहा हो, यानी कि हम लोग एक स्टॉक है जो 100 शेयर्स वो ले रहा है लेकिन $43 per shares के हिसाब से। And the owner may concern that the price may fall, तो at the same time he owner may not wish to sell the stock as the sale would trigger taxation of capital gain। और वो उसे फौरन जो है वो उसे बेच नहीं सकता because it's being reduced to a capital gain। In addition, the owner may believe that the price of the stock could increase। ओनर क्या बिलीव करे कि द प्राइस ऑफ द स्टॉक कुड इंक्रीज, कि प्राइस ऑफ स्टॉक इससे बढ़ सकती है। द स्टॉक होल्डर कुड परचेज अ पुट ऑप्शन, कि स्टॉक होल्डर्स क्या हो सकते हैं, कुड परचेज पुट ऑप्शन, ये पुट ऑप्शन को परचेज कर सकते हैं कि स्टॉक होल्डर जो है, ठीक है ना। टू ऑफसेट अ प्राइस डिक्लाइन, क्या कर सकते हैं, टू ऑफसेट द प्राइस डिक्लाइन, द स्टॉक होल्डर्स जो हैं वो परचेज कर सकते हैं पुट ऑप्शन को टू ऑफसेट अ प्राइस डिक्लाइन, कि स्टॉक होल्डर्स जो हैं वो कुड परचेज अ पुट ऑप्शन to offset the price decline। Assume there is a put option available for a strike price at $40, यानी कि strike price क्या है, $40 है, कि यानी आपको स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर आप जब दिल चाहे इसे 40 का बेच सकते हैं। That is actually a put option, ठीक है। The owner of the stock could purchase the options, यानी owner of stock क्या कर सकता है, that could purchase an option if the price of the stock increases, यानी price of the stock क्या हो जाएगी, increase करेगी। The owner has lost the purchase price of the option, क्या owner क्या कर देगा, वो अपनी प्राइस को परचेज, यानी कि स्टॉक प्राइस इंक्रीज होगी तो जाहिर बात है जब प्राइस इंक्रीज करेगी तो वो तो ये कहेगा कि हाँ जी इससे एक्सपायर होने दो इस ऑप्शंस को, हम इस पे नहीं करूंगा, मैं मार्केट पे जाके इसे सेल आउट कर दूंगा ताकि बेनिफिट ज्यादा हो। कॉल्ड द प्रीमियम, बट द स्टॉक प्राइस हैज इंक्रीज, बट इफ द प्राइस ऑफ स्टॉक डिक्लाइंस, तब ये ऑप्शन काम किए कि सपोज की प्राइस 30 है, आपको पता है कि मेरे पास ऑप्शन पड़ी है 40 की, आप 40 के हिसाब से उसकी प्राइस ले लेंगे। So, but if the price of stock declines, say 33, in absence of put option, you have got the loss। यानी 43 से आप 33 पे आ गए, यानी 43 से 33 पे 10 रुपए का लॉस पर शेयर आया है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन होगी तो इसका मतलब है यू कैन इजीली रिड्यूस दैट फॉर द ओवरऑल 7 रुपीज, यानी 7 रुपीज आपके पास एडिशनल मिलेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ पुट ऑप्शन, इग्नोरिंग द ऑप्शन प्रीमियम। द पुट ऑप्शन कुड बी सोल्ड टू ऑफसेट द पेपर लॉस, यानी क्या कर देंगे, पेपर लॉस को भी हम इसमें रिड्यूस करेंगे। यूजिंग पुट ऑप्शन इन दिस वे अगेंस्ट लूजिंग मनी इफ द प्राइस ऑफ द स्टॉक डिक्लाइन, दिस इज द वर्किंग ऑफ
पुट ऑप्शन। ये पुट ऑप्शन ऐसे बचाती है कि जिस तरह हम लोगों ने ये अभी बचाया है, इन दैट हाउ द पुट ऑप्शन वुड रिड्यूस द रिस्क्स एंड ऑल दैट, यानी कि रिस्क को भी इसी तरह वो रिड्यूस कर रही होती है और उसी हिसाब से हम उसे आगे लेकर चल रहे होते हैं। दैट हाउ वी आर गोइंग टू रिड्यूस दैट रिस्क एंड दैट प्राइसेस, यानी इस तरह से हम इसकी प्राइसेस और रिस्क को रिड्यूस कर रहे होते हैं और रिड्यूस करके आगे लेकर आ रहे होते हैं। An integrated risk management program is risk treatment technique that combines coverage of for pure and speculative risk। यानी integrated risk management program के अंदर क्या होता है, वो risk management treatment है। क्या है वो? risk management treatment है for pure and speculative risk। किसके लिए? for pure and speculative risk in the same contract। कि यानी कि आपके पास risk management ऐसा हो कि एक ही contract के अंदर आपके पास pure के ऊपर भी links आए और speculative के अंदर भी, दोनों के अंदर आपके पास क्या हो, एक कवरेज आए इन अ वन सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, यानी वन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपके पास ये सारी कवरेजेस एग्जिस्ट कर रही हैं। द डबल ट्रिगर ऑप्शन, जब हम बात करते हैं डबल ट्रिगर ऑप्शंस की, याद रखिएगा डबल ट्रिगर ऑप्शंस मींस इज द प्रोविजन दैट प्रोवाइड्स फॉर द पेमेंट ओनली इफ टू स्पेसिफाइड लॉसेज अकर। यानी डबल ट्रिगर ऑप्शंस के हम कि इज द प्रोविजन दैट प्रोवाइड्स पेमेंट, यानी पेमेंट्स की प्रोवाइड करेगा इफ टू स्पेसिफाइड लॉसेज अकर, यानी कि टू स्पेसिफाइड लॉसेज जो है वो अकर होते हैं और टू स्पेसिफाइड लॉसेज के हिसाब से ही हम उसे आगे लेकर चल रहे होते हैं। तो दैट मींस कि हमारे पास डबल ट्रिगर ऑप्शन भी एग्जिस्ट कर रही होती है। इज द प्रोविजन दैट प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट ओनली इफ टू स्पेसिफाइड लॉसेज अकर्स, यानी दो स्पेसिफाइड लॉसेज हमारे पास अकर हो रहे होते हैं। यहां पे वो कह रहे हैं सम ऑर्गेनाइजेशंस हैव क्रिएटेड अ चीफ रिस्क ऑफिसर, CRO क्या जनरेट करते हैं, चीफ रिस्क ऑफिसर। द चीफ रिस्क ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्योर स्पेकुलेटिव रिस्क फेस्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। कि प्योर स्पेकुलेटिव रिस्क को भी चेक करते हैं दैट आर बीइंग फेस्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। कौन उसे फेस कर रहा होता है, दैट इज फेस्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन, जो इसमें देख रहा होता है कितने स्पेकुलेटिव रिस्क एंड कितना प्योर रिस्क एग्जिस्ट कर रहा है। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट आती है। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम। क्या है वो? रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम that addresses the organization pure speculative strategic and operational risk, pure speculative strategic and operational risk। strategic refers to the uncertainty regarding the organization's goals and objectives। कि हाँ जी, जो goals and objectives बनाए हुए क्या वो पूरे होंगे भी या नहीं होंगे, और अगर होंगे तो वो कैसे होंगे और किस तरह से कवर अप होंगे, हाउ दे आर गोइंग टू बी कवर अप, कि उन्हें हम किस तरह से कवर करेंगे और कैसे कवर अप होके वो हमारे सामने आ रहे होंगे। ऑपरेशनल रिस्क आर द रिस्क दैट डेवलप्ड आउट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस। किसमें से डेवलप होते हैं? दैट आर बीइंग डेवलप्ड आउट ऑफ द business operations such as product manufacturing। यानी operational risks are the risks that develop out business operations, ये जो कैसे develop हो, business operations such as product मैन्युफैक्चरिंग, यानी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की वजह से ऑपरेशनल रिस्क एग्जिस्ट कर रहे हैं। एज लॉन्ग एज रिस्क आर नॉट पॉजिटिवली कोरिलेटेड, एज लॉन्ग एज रिस्क आर नॉट पॉजिटिवली कोरिलेटेड, द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज रिस्क इन अ सिंगल प्रोग्राम रिड्यूसेस ओवरऑल रिस्क। यानी एज लॉन्ग एज रिस्क आर नॉट पॉजिटिवली कोरिलेटेड, ये दोनों रिस्क पॉजिटिवली कोरिलेटेड नहीं है, द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज रिस्क इन सिंगल प्रोग्राम रिड्यूसेस ओवरऑल रिस्क। क्यों हो रहा है ये देखें, सिंपल सा केस है, एक रिस्क इस तरफ जा रहा है, एक की डायरेक्शन ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड नहीं नेगेटिवली कोरिलेटेड है, तो डेफिनेटली इसके लॉस को ये पूरा कर रहा होगा और अगर ये लॉस पे गया तो ये पूरा कर रहा होगा। सो दैट मीन्स कि हमारे पास ओवरऑल रिस्क जो है वो रिडक्शन की तरफ आता है। किसकी तरफ आता है? वो रिस्क रिडक्शन की तरफ आता है। नियरली हाफ ऑफ द यूएस फर्म्स हैव ऑप्टेड सम टाइप ऑफ ERM प्रोग्राम, कि नियरली half of all US firms have adopted some type of enterprise risk मैनेजमेंट प्रोग्राम। यहाँ पे पाकिस्तान में तो बहुत कम कंपनीज हैं जिन्होंने एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम रखा है, लेकिन यूएस में देयर आर मेनी फर्म्स दैट हैव यूज्ड द एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम, कि एंटरप्राइज की रिस्क को कैसे और किस तरह से मैनेज किया जाता है और कैसे उन्हें सामने रखा जाता है। दैट मीन्स वी हैव टू सी कि हमारे पास देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम। बैरियर टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ERM, क्या क्या बैरियर आते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल, कल्चरल एंड टफ बैटल्स, यानी कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकते हैं, समटाइम्स कल्चर होता है कि वहां पे कल्चर्स आपको इस चीज को अडॉप्ट करने नहीं देता, तो जब आपको कल्चर एक चीज के लिए अडॉप्ट करने नहीं दे रहा तो दैट मींस बैरियर टू इंप्लीमेंट ऑफ ERM आता है, कि दैट मींस के ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स भी आते हैं, कल्चरल बैरियर्स भी आते हैं एंड टफ बैटल्स भी आते हैं। ठीक है ना, कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर भी आ गया, टफ बैटल्स भी आ गए, ईच एंड एवरीथिंग वुड बी देयर, और उसी के हिसाब से हमने इसकी वैल्यूएशंस को सामने रख के आगे चलना होता है। ठीक है ना, दैट मीन्स दैट इंक्लूड्स ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड टफ बैटल्स, कि ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर भी एग्जिस्ट कर रहा है और टफ बैटल्स भी एग्जिस्ट
कर रही हैं, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हम उसे लेकर आगे चल रहे होते हैं। दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और टर्फ बैटल्स भी एग्जिस्ट कर रही हैं। तो दैट मीन्स के वी गॉट के हमारे पास ये चीजें एग्जिस्ट सामने कर रही हैं। द फाइनेंशियल क्राइसिस एंड एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, कि फाइनेंशियल क्राइसिस भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और साथ ही हमारे पास एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट भी एग्जिस्ट हो रही है, ठीक है। तो द यूएस मार्केट ड्रॉप्ड बाय मोर देन 50% बीइंग ऑन अक्टूबर टू मार्च 2009। ये कौन सा एरा है अगर मैं आपसे पूछूं? ये वो एरा है जब आपके पास फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, जिसमें हमारे पास बिगेस्ट इंश्योरेंस कंपनीज फार्मा एंड फेरी दैट गॉट बैंकरप्ट, बेल आउट्स हो गई थी, और जिसमें की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस उस टाइम आया था जिसका अर्थ है कि दैट इज फाइनेंशियल क्रंच। और उस जमाने में हमारे पास ओवरऑल चीजों में, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में फाइनेंशियल क्राइसिस एग्जिस्ट किए थे। किस तरह एग्जिस्ट किए थे दैट वी आर गोइंग टू सी फर्दर। उसमें थोड़ा सा आपको डिस्कशंस करेंगे कि डिटेल्स में देखेंगे कि कैसे वो फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे। द मेल्टडाउन रेज क्वेश्चंस अबाउट द यूज ऑफ ईआरएम, कि मेल्टडाउन जो जिस तरह भी हमारे पास आया था, फाइनेंशियल बबल बस्ट हुआ था या जितने फाइनेंशियल क्रंच आया था, उसने सबसे पहले क्वेश्चन रेज किया था किस पे? एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम पे, कि एंटरप्राइज के रिस्क को क्यों नहीं मैनेज किया गया था, कैसे मैनेज नहीं हुआ था। दैट वाज द केस कि उसमें हमने ईआरएम को देखा था। ओनली 18% ऑफ एग्जीक्यूटिव सर्वेड सेड दैट दे वेल फॉर्मुलेटेड एंड फुल इंप्लीमेंटेड ईआरएम प्रोग्राम, यानी कि सिर्फ 18% एग्जीक्यूटिव ने कहा था कि हमने वाकई में एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम प्रॉपरली फॉर्मुलेट भी किया है और प्रॉपरली इंप्लीमेंट भी किया है, कि हमें पता होगा कि हमारे पास एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट कैसे और किस तरह से हमारे पास आती जा रही है और कैसे हमारे पास आएगी। सो दैट मींस दैट इज फुली इंप्लीमेंटेड ईआरएम प्रोग्राम, कि हमारे पास ईआरएम प्रोग्राम जो है वो फुली इंप्लीमेंटेड है और फुली इंप्लीमेंट होकर हमारे पास आ रहे हैं, कि दैट हाउ वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट दीज प्रोग्राम्स, कि हमारे पास ये प्रोग्राम्स हमारे पास इंप्लीमेंट हो रहे हैं। तो दैट मींस दीज आर नोन टू बी एज ईआरएम प्रोग्राम्स। आगे देखिएगा टाइमलाइन ऑफ इवेंट रिलेटेड टू फाइनेंशियल क्राइसिस, के क्या टाइमलाइंस एग्जिस्ट कर रही हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इवेंट्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल क्राइसिस, के फाइनेंशियल क्राइसिस से रिलेटेड कौन कौन से इवेंट्स हैं। तो ये देखिए डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल, अच्छा डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज जैसे हमारे पास KSC है वैसे ही वहां पे डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज है जहां पे ये यूज किए जाते हैं। और यहाँ पे हमारे पास डाटा देखिए कब से कब तक दिया हुआ है, 7 से, ये देखिए यहां से लेके ये यहां तक है जो फाइनेंशियल क्रंच का एरिया था। अक्टूबर 2007 से उसने गिरना शुरू किया और कहां तक? 2009 में। ए सिटी ग्रुप, अब देखिएगा ए पॉइंट ये रहा, सिटी ग्रुप पोस्ट अ सरप्राइज 57 ड्रॉप इन थर्ड क्वार्टर अर्निंग। कितना आया सिटी ग्रुप में? 57% का ड्रॉप शो किया उसने थर्ड क्वार्टर की अर्निंग में। फ्यूल्ड बाय $6.6 सब प्राइम रिलेटेड टू राइट डाउन एंड लॉसेस, यानी राइट डाउन एंड लॉसेस में आ गए। द CEO रिजाइंस नवंबर 2007, कब वो रिजाइन कर गया? दैट इज नवंबर 2007 में वो रिजाइन कर गया। बी पे क्या हुआ है गौर से देखिए, बी पे देयर इज अ बी, Bank of America pays $4 billion for a country financial after the mortgage lender fails because the risk loan is poor credit risk. Poor credit risk, the UBS announces $4 billion of write down, pushing towards subprime related to write down to $18.4 billion. C पे क्या हुआ गौर से अगेन देखिएगा, Bear Stearns sold US investment bank JP Morgan Chase for the $2 per share, यानी कि वो कितना आ गया? That is Chase for $2 पर, यानी JP Morgan ने भी यहाँ की, the price is later revised to $10 per share. D पे क्या हुआ? अगेन D पे ड्रॉप है। US banking regulator sees IndyMac Bank Group bank operation as a large publicly traded US mortgage lenders collapse as a depositor withdrew over 1.3 billion की डिपॉजिट ने कितना विड्रू किया? 1.3 billion US dollars. In 11 days, the Federal Reserve effectively take over mortgage finance agencies Fannie में, ये देखिए मैंने कहा था ना Fannie and Freddie की बात हुई थी, ये Fannie and Freddie, ये हमारे पास सबसे पहले सपोर्ट किया था ताकि इसके यूएस हाउसिंग मार्केट बच सके। और ये शुरू ही हमारे पास रियल स्टेट से हुआ था, ये रियल स्टेट में कितना हमारे पास आया था। उसके बाद वॉल स्ट्रीट वर्स्ट डे सिंस मार्केट रीओपन आफ्टर 9/11, द लेमन ब्रदर एज द लार्जेस्ट यूएस बैंक्रप्सी, मेरिल लंच टेक्स ओवर द बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप once world's largest insurer search for the capital for the losses of the mortgage, यानी कि वो सबसे बड़े थे, उन्होंने भी losses for mortgage को सर्च आउट करना शुरू कर दिया था कि कितनी हमारे पास mortgages हैं और कितनी हमारे पास losses exist करें, that how much losses that we have and how much losses that we are going to see, कि कितनी हमारे पास losses हैं जो हमारे पास exist कर रहे हैं और कितने losses को हम adjust कर रहे हैं। यहां पे आ गए इंश्योरेंस एंड एज ऑफ प्रीमियम, AIG शेयर्स ड्रॉप ऑलमोस्ट 50%, कितना शेयर किया उसने ड्रॉप आउट? ऑलमोस्ट
50% का ड्रॉप आउट्स आए हैं। द फेड अनाउंसेस द प्लान ऑफ $85 बिलियन AIG रेस्क्यू लोन टू रिटर्न 80% ऑफ स्टेक्स इन द कंपनी। यानी हर जगह पे रेस्क्यू लोन ही चल रहे होते। Britton Barclays buys parts of Lehman assets of $1.75 billion and shares in Goldman Sachs and Morgan Stanley falls sharply, यानी कि बहुत ज्यादा शेयर्स गिरे हैं। C curves short selling and then उसके बाद यहाँ पे क्या है हमारे पास Morgan Stanley are transformed into a bank holding company। और ये कब हुआ सब कुछ? That is at the part of E। और उसके बाद देखें E के बाद ये इतना बड़ा ये इवेंट था कि उसके बाद फौरन नीचे की तरफ यहाँ पे जंप आए, यानी कि नीचे की तरफ वो सारा का सारा फ्लो करके चला गया। एफ में आए हैं जेपी मॉर्गन चेज एंड सिटी ग्रुप अनाउंसेस अ टेम्परेरी स्टॉपेज ऑफ रेजिडेंशियल फोरक्लोजर्स, यानी कि अपना उन्होंने बिजनेस को कम कर दिया और फिलहाल उसे स्टॉप कर दिया। द मोरेटोरियम्स विल रिमेन इन द इफेक्ट अंटिल March 6 फॉर द जेपी मॉर्गन एंड March 12 फॉर द सिटी ग्रुप एंड SP 500 इंडेक्स क्लोज एट द लेवल नॉट सीन सिंस डिपेंडेंट 1996। 96 से उस लेवल पे नहीं गिरी थी जितनी लेवल पे वो उस टाइम पे आई थी। एंड क्लोज द 2 months पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम January 1, 2009 एंड वर्स्ट 2 months ओपनिंग एट अ December इन द हिस्ट्री लूजिंग 18.62 मिलियन। कितने पे रुकी थी वो? दैट इज लूजिंग 18.62 मिलियंस का उसे लॉस हुआ। सो दैट दीज एक्टिविटीज अकर्ड व्हेन वी टॉक अबाउट अ फाइनेंशियल क्राइसिस। तो फाइनेंशियल क्राइसिस एंड एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के फाइनेंशियल क्राइसिस कैसे आते हैं और एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट कैसे होगी? AIG mentioned an active ERM program in 2007 10K रिपोर्ट। अब यहाँ पे क्या था ये देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है वो, यहाँ पे तो क्लियर कट उसको कह रहा है कि हमारे पास क्या क्या चीजें आ रही हैं। दैट इज अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप्स। वो कह रहा है उसने फर्स्ट ऑफ EMI 10K 10,000 में उसने 2007 का पूरी रिपोर्ट दी थी कि रिस्कीनेस ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिवीजन और नॉट फुली अप्रिशिएटेड, कि उसने कहा था कि जितनी भी रिस्कीनेस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में आएगी दैट शुडंट बी अप्रिशिएटेड। द डिवीजन वाज इशूइंग क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स। द डिवीजन वाज इशूइंग द क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स, कि इतना क्रेडिट डिफॉल्ट्स में स्वैप आ रहा है। द क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप is an agreement in which risk of default of financial instrument is transferred from owner to a financial instrument to a issuer of swap। यानी क्या मतलब हुआ इसका? The financial instrument यानी कि agreement in which risk of default of financial instrument is transferred from the owner से ट्रांसफर होके ऑफ द ओनर से ट्रांसफर होगा टू द इशूअर ऑफ स्वैप, यानी किसकी तरफ शिफ्ट कर जाएगा? ओनर से स्वैपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा जो इशूअर ऑफ स्वैप हेड, यानी जिसने आपको स्वैप इशू करके दिया है। द लेसन लर्न बाय रिस्क मैनेजमेंट फ्रॉम फाइनेंशियल क्राइसिस विल इन्फ्लुएंस ERM इन फ्यूचर, यानी जो लेसन लर्न किया जाएगा रिस्क मैनेजर फ्रॉम द फाइनेंशियल इज टू इन्फ्लुएंस ERM इन फ्यूचर, की यानी ERM पे आप ज्यादा ध्यान देंगे और ज्यादा उसके सामने लेकर आगे चलेंगे। तो दैट हाउ These ERM और this financial crisis are being adjusted, कि इस तरह से हमारे पास adjusted आए, and these are all related to subprime crisis. These are also being known to be as a subprime crisis, कि ये हमारे पास किस तरह भी exist कर रहे होते हैं। These are known to be as a subprime crisis. इंश्योरेंस मार्केट डायनामिक्स हैं कुछ हमारे पास, क्या होते हैं? इंश्योरेंस मार्केट डायनामिक्स भी आ रहे होते हैं। इंश्योरेंस मार्केट डायनामिक्स आर समथिंग देयर आर डिफरेंट, कि यहाँ पे इंश्योरेंस मार्केट्स को हमने कैसे और किस तरह से एडजस्ट करना है। डिसीजंस अबाउट वेदर टू रिटेन और ट्रांसफर रिस्क। अब क्या कर मतलब यहाँ पे इंश्योरेंस मार्केट डायनामिक्स क्या है? डिसीजंस अबाउट वेदर टू रिटेन और ट्रांसफर रिस्क आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंडीशन इन द इंश्योरेंस मार्केट प्लेस। क्या मतलब हुआ? डिसीजन अबाउट वेदर टू रिटेन और ट्रांसफर रिस्क आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंडीशंस इन द इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, कि क्या हमें रिटेन करना चाहिए रिस्क को या ट्रांसफर कर देना चाहिए। इज डिपेंडेंट ऑन द इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, कि इंश्योरेंस की मार्केट प्लेस हमें क्या कह रही है। द अंडरराइटिंग साइकिल रेफर्स टू द साइक्लिकल पैटर्न, किस पे रेफर कर रही थी? दैट आर रिलेटेड टू साइक्लिकल पैटर्न ऑफ अंडरराइटिंग स्ट्रिंजेंसी, यानी कि हमारे पास क्या थे? स्ट्रिंजेंसी पे हमारे डिपेंड कर रहा होता है। द अंडरराइटिंग साइकिल क्या होता है? ये अंडरराइटिंग साइकिल रेफर टू द साइक्लिकल पैटर्न ऑफ अंडरराइटिंग स्ट्रिंजेंसी, प्रीमियम लेवल एंड प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि इस साइकिल को किस पे डिपेंड होता है? अंडरराइटिंग स्ट्रिंजेंसी, प्रीमियम लेवल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी। प्रीमियम लेवल्स भी आ सकते हैं और साथ ही हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी भी एग्जिस्ट कर सकती है। हार्ड मार्केट टाइट स्टैंडर्ड, हार्ड मार्केट्स क्या होते हैं? टाइट स्टैंडर्ड है, हाई प्रीमियम्स, अनफेवरेबल इंश्योरेंस टर्म एंड मोर रिटेंशन, जहां पे आपके पास इनकम्स बहुत लोअर साइड पे आ रही हैं। क्या हो रही है? हमारे पास इनकम्स बहुत लोअर साइड पे आ रही हैं और ज्यादातर इंश्योरेंस टर्म्स या मोर रिटेंशन टुवर्ड्स द क्या नाम, मोर इंश्योरेंस टर्म्स रिक्वायर्ड होंगी। क्यों? कि यहाँ पे टाइट स्टैंडर्ड्स हैं, हाई प्रीमियम्स हैं, क्या है हमारे पास? हाई प्रीमियम्स हैं एंड अनफेवरेबल इंश्योरेंस टर्म्स हैं, क्या है हमारे पास? अनफेवरेबल इंश्योरेंस टर्म्स हैं एंड मोर रिटेंशन, ज्यादा रिटेंशन हमें रिक्वायर्ड हो रही है। नेक्स्ट क्या है?
सॉफ्ट मार्केट्स, लूज स्टैंडर्ड्स, लो प्रीमियम, फेवरेबल इंश्योरेंस एंड लेस रिटेंशन, कि वहां पे हम रिटेंशन कम करते हैं, फेवरेबल इंश्योरेंस होती हैं, लूज स्टैंडर्ड्स होते हैं, लो प्रीमियम होते हैं। यानी देयर आर टू स्टैंडर्ड्स, दो तरह की मार्केट्स होती हैं, वन इज नोन टू बी एज अ हार्ड मार्केट and other one is known to be as a soft market. One indicator of the status of the cycle, यानी अंडरराइटिंग साइकिल हमारे पास स्टेटस है, और उस स्टेटस को चेक करने के लिए हमारे पास क्या होता है, दैट इज नोन टू बी एज आर कंबाइंड रेशियो। क्या चीज हम लोग यूज करते हैं, दैट इज नोन टू बी एज आर कंबाइंड रेशियो। के कंबाइंड रेशियोज हमें बताती हैं कि हमने किस तरफ से और कैसे आगे लेकर जाना है। कंबाइंड रेशियोज किसकी तरह है, पेड लॉसेस, यानी जिस लॉस को पे कर सके, लॉस एडजस्टमेंट एक्सपेंसेस, क्या चीज है हमारे पास, लॉस एडजस्टमेंट एक्सपेंसेस है, अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीमियम्स, पेमेंट लॉसेस, लॉस एडजस्टमेंट एक्सपेंस एंड अंडरराइटिंग एक्सपेंस। पेड लॉसेस, फिर रिपीट करूं, पेड लॉसेस, एडजस्टमेंट लॉस एडजस्टमेंट एक्सपेंस एंड अंडरराइटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय प्रीमियम्स। तो इसे हम कहेंगे दैट इज नोन टू बी एज आर कंबाइंड रेशियोज। क्या कहलाएंगी वो, दैट इज नोन टू बी एज आर कंबाइंड रेशियोज, की हमारे पास एक कंबाइंड रेशियोज आ रही है। कंबाइंड रेशियो फॉर ऑल लाइंस ऑफ प्रॉपर्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस, क्या कंबाइंड रेशियोज आ रही हैं, दीज आर द कंबाइंड रेशियोज। देखें ये ऊपर गई है, फिर नीचे, फिर यानी, और लेकिन ओवरऑल में देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, दैट इज समथिंग लाइक दैट, ऐसे आ रही है, मीन्स देयर इज ऑन द डिक्रीजिंग ट्रेंड, कि हमें पता लग रहा है कि हाँ जी ये लोअर साइड पे मूव कर रहा है और उसी हिसाब से हम उसे आगे लेकर चल रहे हैं। तो दैट मीन्स दीज आर द कंबाइंड रेशियोज फॉर ऑल लाइंस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइबिलिटी इंश्योरेंस, कि ये सारी की सारी लाइबिलिटी इंश्योरेंस को शो कर रहे हैं एंड ऑल टाइप ऑफ इंश्योरेंस ट्रेंड्स को भी दे रहा है। ठीक है, तो दीज आर द हाउ द कंबाइंड रेशियोज आर बीइंग प्लॉटेड, के इस तरह से हम कंबाइंड रेशियोज को हम प्लॉट करते हैं। इंश्योरेंस मार्केट के फर्दर कुछ डायनामिक्स हैं। मैनी फैक्टर्स अफेक्ट प्रॉपर्टी एंड लाइबिलिटी, कहां कहां अफेक्ट करते हैं, प्रॉपर्टी पे अफेक्ट करते हैं और लाइबिलिटी पे अफेक्ट करते हैं, यानी प्रॉपर्टी पे भी अफेक्ट आता है और साथ ही हमारे पास लाइबिलिटी पे भी अफेक्ट आ रहा होता है। ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टी एंड लाइबिलिटी इंश्योरेंस की प्राइसिंग में इंपैक्ट आ रहा होता है, यानी कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इनकी एंड अंडरराइटिंग डिसीजंस पे भी इंपैक्ट आ रहा होता है। द इंश्योरेंस इंडस्ट्री कैपेसिटी रेफर्स टू द रिलेटिव लेवल ऑफ सरप्लस, किसका है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री की कितनी कैपेसिटी किस डिपेंड कर रही थी, रिलेटिव लेवल ऑफ सरप्लस के। रिलेटिव लेवल ऑफ सरप्लस क्या है, सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन इंश्योरर एसेट्स एंड इट्स लायबिलिटी, कि जिसको जो इंश्योरर एसेट्स हैं उसके और लायबिलिटीज के बीच में जो डिफरेंस आएगा, दैट इज नोन टू बी एज इट्स सरप्लस, ये उसके पास एडिशनल पड़ा है। कैपेसिटी कैन बी अफेक्टेड बाय क्लैश लॉसेस, यानी किस पे की वजह से होता है, क्लैश लॉस की वजह से होता है, व्हिच अकर्स व्हेन सेवरल लाइंस ऑफ इंश्योरेंस साइमल्टेनियसली एक्सपीरियंस लार्ज लॉसेस, यानी कि वो कई दफा क्लैश लॉसेस से भी इफेक्ट होता है, कि जब आपको पता हो कि सेवरल लाइंस ऑफ इंश्योरेंस आर साइमल्टेनियसली बीइंग एक्सपीरियंस अ लॉस, कि साइमल्टेनियस लेवल पे वो एक्सपीरियंस करे लॉसेस को, यानी लॉसेस उसके सामने नजर आ रहे हो। इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स में बी यूज्ड टू ऑफसेट अंडरराइटिंग लॉसेस, यानी कि इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स क्या होते हैं, मे बी यूज्ड टू ऑफसेट अंडरराइटिंग लॉसेस, यानी कि ऑफसेट करें अंडरराइटिंग लॉसेस को। अलाउइंग द इंश्योरर टू गेट लोअर प्रीमियम रेट्स, अलाउइंग क्या करें इंश्योरेंस को, टू गेट लोअर प्रीमियम रेट्स, के प्रीमियम रेट्स हमारे पास क्या आ रहे हो, दैट इज बीइंग ऑन द लोअर साइड। इन्वेस्टमेंट रिटर्न में बी यूज्ड टू ऑफसेट अंडरराइटिंग, इन्वेस्टमेंट रिटर्न कैसे यूज किया जा सकते हैं, मे बी यूज्ड टू ऑफसेट द अंडरराइटिंग लॉसेस, यानी इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स के थ्रू हम लोग अंडरराइटिंग के लॉसेस को कवर अप करने की कोशिश करते हैं, और अलाउ करते हैं साथ ही इंश्योरर को टू सेट लोअर प्रीमियम रेट्स, क्या करे वो प्रीमियम रेट्स को बिट लोअर साइड पे रखे। Now the next thing, the trend towards consolidation in financial service industry. We are talking about consolidation of financial services. कि हमारे पास जब financial services को देख रहे हैं, कि the trend towards the consolidation of financial services, और साथ ही यहाँ पे क्या कह रहे हैं, industry is continuing, यानी trend towards कंसोलिडेशन इन फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री इज कंटिन्यूइंग, कि कंटिन्यूइंग है वो फाइनेंशियल सर्विसेज को, और उसी के थ्रू कंसोलिडेशन होती है। लेकिन कंसोलिडेशन का मतलब क्या है, कैसे कंसोलिडेट होती है, और कंसोलिडेट करने के क्या तरीके होते हैं। तो कंसोलिडेशन रेफर्स टू द कंबाइनिंग बिजनेस थ्रू एक्विजिशन एंड मर्जर, कि आप डिफरेंट एसेट्स और डिफरेंट को मर्जर लेके आए, यानी कंबाइनिंग द बिजनेस थ्रू एक्विजिशन और मर्जर्स, यानी किसको सामने लेके आए, थ्रू एक्विजिशंस को लेके आए, थ्रू मर्जर्स को लेके आए। ड्यू टू मर्जर्स द मार्केट इज पॉपुलेटेड बाय फ्यूअर, यानी मर्जर्स की वजह से द मार्केट इज बीइंग पॉपुलेटेड बाय
फ्यूअर के यानी फ्यूअर पॉपुलेशंस पे आ रहे हैं, यानी कि मर्जर ज्यादा हो रहे हैं, तो इसका मतलब है पॉपुलेशन रिड्यूस हो रही है। बट लार्जर इंडिपेंडेंट इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशंस, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो लार्जर हो गई हैं और इंडिपेंडेंट हो गई। क्या हो गई हमारे पास? इंडिपेंडेंट हो गई और इंडिपेंडेंट के हिसाब से ये चल रही। देयर आर ऑल्सो फ्यूअर लार्ज नेशनल इंश्योरेंस ब्रोकरेज, यानी कि बहुत कम है जो यहाँ पे फ्यूअर कंपनीज हैं दैट आर लार्ज इंश्योरेंस ब्रोकरेज है। एंड इंश्योरेंस ब्रोकर इज एन इंटरमीडिएट हु रिप्रेजेंट इंश्योरेंस परचेजर्स, यानी कि वो ऐसे इंटरमीडियरी जो आपके पास इंश्योरेंस परचेजर को लेकर आते हैं कि इंश्योरेंस परचेजर हमारे पास नजर आए कि हमारे पास इंश्योरेंस परचेजर कौन है और किस तरह से। क्रॉस इंडस्ट्री कंसोलिडेशन, क्या चीज आ रही है नेक्स्ट? दैट इज क्रॉस इंडस्ट्री कंसोलिडेशन, कि क्रॉस इंडस्ट्री में क्या कंसोलिडेशन आ रही है। द बाउंड्रीज बिटवीन इंश्योरेंस कंपनीज, बाउंड्रीज क्या है? द बाउंड्रीज बिटवीन इंश्योरेंस कंपनीज अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव बीन स्ट्रक डाउन, यानी क्रॉस इंडस्ट्री कंसोलिडेशन क्या होगी? दैट द बाउंड्री बिटवीन overall the boundaries between overall insurance companies and other financial has been struck down, यानी क्रॉस इंडस्ट्री कंसोलिडेशंस क्या होंगी कि इंश्योरेंस कंपनीज और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में जो बाउंड्रीज है वो कट डाउन हो, जिसे हम कहते हैं क्रॉस इंडस्ट्री कंसोलिडेशन। जैसे बैंक कोई इंश्योरेंस कंपनी खरीद ले, क्या कर दे बैंक? कोई इंश्योरेंस कंपनी खरीद ले और इंश्योरेंस कंपनी खरीद के उसे साथ ही मर्जर की तरफ लेके आए। फाइनेंशियल सर्विसेज मॉडर्नाइजेशन एक्ट है, क्या हमारे पास आ रही? फाइनेंशियल सर्विसेज मॉडर्नाइजेशन एक्ट है 1999 का। सम फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज आर डाइवर्सिफाइंग देयर ऑपरेशंस बाय एक्सपेंडिंग इनटू न्यू सेक्टर्स, यानी कुछ फाइनेंशियल सेक्टर कंपनीज जो हैं डाइवर्सिफाइंग देयर ऑपरेशंस बाय एक्सपेंडिंग टू न्यू सेक्टर। बहुत सारी फाइनेंशियल कंपनीज ऐसी हैं जो अपने आप को एक्सपेंशन की तरफ लेके आ रही और एक्सपेंड कर रही हैं अपनी प्रोसेसेस को टूवर्ड्स द हायर साइड, के हायर साइड पे उसकी प्रोसेसिंग को लेकर आ रही है कि हाँ जी इतनी इतनी प्रोसेसिंग हमारे पास हो रही है और उसी के हिसाब से हम उसकी वैल्यूएशंस कर रहे हैं। कैपिटल मार्केट रिस्क फाइनेंसिंग आ रही है, क्या आ रही है हमारे पास? कैपिटल मार्केट्स रिस्क फाइनेंसिंग आ रही है और दैट इज अल्टरनेटिव्स, यानी कि कैपिटल मार्केट रिस्क फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स कौन कौन से हैं? इंश्योरर्स आर मेकिंग इंक्रीजिंग यूज ऑफ कैपिटल मार्केट, यानी इंश्योरर्स क्या कर रहे हैं? दे आर मेकिंग इंक्रीजिंग यूज ऑफ कैपिटल मार्केट्स टू असिस्ट इन फाइनेंशियल रिस्क, कि किसमें असिस्ट कर सके? दैट आर बीइंग असिस्ट ऑन द फाइनेंशियल रिस्क, यानी इंश्योरर्स आर मेकिंग इंक्रीजिंग यूज ऑफ कैपिटल मार्केट, क्या कर रहे हैं वो? इंक्रीजिंग यूज ऑफ कैपिटल मार्केट टू असिस्ट इन फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क को असिस्ट कर रहे हैं एंड दैट आर इंक्रीजिंग द यूज ऑफ कैपिटल मार्केट्स, क्या लेके आ रहे हैं? कैपिटल मार्केट्स को सामने लेकर आ रहे हैं। सिक्योरिटाइजेशन ऑफ रिस्क मींस इंश्योरेबल रिस्क, क्या कह रहे हैं वहां पे? इंश्योरेबल रिस्क है कि सिक्योर हमने कैसे और किस तरह से लेकर उसे साथ आगे चलना है। दैट इज सिक्योरिटाइजेशन ऑफ रिस्क मींस दैट इंश्योरेबल रिस्क इज ट्रांसफर टू अ कैपिटल मार्केट, कि जो रिस्क इंश्योरेबल है उसको हम किस तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं? कैपिटल मार्केट, थ्रू क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कि जितना भी रिस्क है उसको हम लोग कन्वर्ट करके कैपिटल मार्केट की तरफ ले जाएं और इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। द कैटास्ट्रोफिक बॉन्ड परमिट्स द इशू टू स्किप टू और डेफर शेड्यूल पेमेंट इफ कैटास्ट्रोफिक लॉस अकर्स, यानी कैटास्ट्रोफिक बॉन्ड क्या करते हैं? The bonds permits the issue to skip or defer schedule payments, यानी वो क्या परमिट करता है कि आप अपना इशू को डेफर कर दें या स्किप कर दें इफ कैटास्ट्रोफिक लॉस अकर, यानी जब हमारे पास कैटास्ट्रोफिक लॉस एग्जिस्ट कर रहा हो। द इंश्योरेंस ऑप्शंस इज एन ऑप्शन that derive value from specific insurance losses or from index of values, यानी कि इंश्योरेंस ऑप्शंस क्या होंगी? is an option that derive the value of specific insurance, जो क्या करती है? एक स्पेसिफिक इंश्योरेंस की वैल्यू को डिराइव करती है, और फ्रॉम द इंडेक्स ऑफ वैल्यू, यानी कि इंडेक्स ऑफ वैल्यू से भी उसे डिराइव किया जाता है। अब आगे द वेदर ऑप्शन प्रोवाइड्स पेमेंट इफ स्पेसिफाइड वेदर कंटीजेंसीज, यानी हाई टेम्परेचर है, यानी ये वो ऑप्शन है प्रोवाइड्स पेमेंट, यानी कि प्रोवाइड्स अ पेमेंट इफ स्पेसिफाइड वेदर कंटीजेंसी अकर्स, यानी कि स्पेसिफाइड वेदर कंटीजेंसीज अकर हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वी हैव सिक्योरिटाइजेशन ऑफ रिस्क, कैटास्ट्रोफिक बॉन्ड्स में आ सकते हैं कि हाँ जी कुछ हो जाए तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? तो स्ट्रिप और डेफर्ड शेड्यूल पेमेंट्स आ सकती है। इंश्योरेंस ऑप्शन में क्या हो सकती है? प्रोवाइड्स पेमेंट इफ द स्पेसिफिक वेदर कंटीजेंसी अकर्स, कि हमारे पास क्या आ जाती है? स्पेसिफिक वेदर कंटीजेंसीज हैं तो उसकी वजह से हमारे पास लॉसेज आ सकते हैं। The impact of risk securitization is an increase in capacity for insurer and reinsurer. The impact of risk securitization क्या होगा? Is the increase in capacity of insurance and insurer, यानी insurer and reinsurer की हमारे पास capacity को increase करता है। It provides access to the capital of many investors. It provides access to many capital इंश्योरर, यानी कि इट प्रोवाइड द एक्सेस टू कैपिटल ऑफ मैनी इन्वेस्टर्स, यानी कि ये एक्सेस प्रोवाइड करता है टू मैनी इन्वेस्टर, यानी कैपिटल इन्वेस्टर की तरफ ये एक्सेस प्रोवाइड करता है कि हमने कैपिटल इन्वेस्टर की तरफ कैसे और किस तरह से लेकर जाना है।
नाउ कैटास्ट्रोफिक बॉन्ड्स देखिएगा, एनुअल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इशू साइज। अब यहां पे देखें तो एनुअल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी आ रही हैं और इशू साइज भी साथ साथ ही हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा 1997 में लोअर है, उसके बाद 1998 में फर्दर हायर हुआ है, उसके बाद अगेन आपके पास हायर होता गया है, बट 2002 में बढ़ा है, लेकिन अगेन 2003 में बढ़ा है, लेकिन 2004 में अगेन गिरा है। दैट मींस रिस्क कैपिटल एंड नंबर्स वो ऑब्वियसली यहाँ पे डिफरेंट आ रहे हैं। एनुअल नंबर ट्रांजैक्शन एंड इशू साइज, के इशू साइज क्या था और एनुअल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या थे। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास 2005 में बढ़ा है, उसका 2006 में बढ़ा है, 2007 में बढ़ा है, एंड देन इट कम्स टू द 2008। कहाँ आ गया वो? दैट इज ऑन द 2008 में आ गया कि यहाँ पे हमारे पास आ रहा है दैट इज 2006, 7 एंड 8 में आ गया और 8 के हिसाब से ये आगे चल रहा है। ठीक है, तो दैट इज 2004, 2005, 2006, 2007 एंड 2008 आ रहा है। ये हमारे पास आ रहा है फ्रॉम 1997 टू 2008 में आ रहा है। तो रिस्क कैपिटल एंड नंबर दोनों चीजें हमारे सामने आ रही हैं और दोनों को देखें तो यहाँ पे हमारे पास नजर आ रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप। लॉस फोरकास्टिंग की तरफ आ रहे हैं कि किस किस तरह से लॉस करना है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी एनालिसिस है जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। देन उससे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह रिग्रेशन एनालिसिस को भी देखेंगे। फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन लॉस डिस्ट्रीब्यूशन दैट वी आर आल्सो गोइंग ऑन टू चेक इट कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, द रिस्क मैनेजर कैन प्रेडिक्ट लॉसेस यूजिंग सेवरल डिफरेंट टेक्निक्स। और 3 टेक्निक्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पता हो कि हमने लॉसेस को किस तरह से मैनेज करना है। ऑफ कोर्स देयर इज नो गारंटी दैट लॉसेस विल फॉलो पास्ट लॉस ट्रेंड। जरूरी नहीं है कि जो लॉस पहले होता रहा है वही लॉस ट्रेंड आगे भी उसी तरह ही चले कि जिस तरह से हमारे पास लॉसेस होते रहे। यानी देयर इज अ डिफरेंसेस इन द लॉस टर्म्स, कि लॉस टर्म्स में डिफरेंसेस एग्जिस्ट कर सकते। Then it comes with the probability analysis. Probability analysis की तरफ आ रहे हैं। The risk manager can assign probability to the individual and a joint event. यानी वो probability इंडिविजुअल्स को भी असाइन कर सकता है और जॉइंट इवेंट्स को भी असाइन कर सकता है कि हमारे पास इतने जॉइंट इवेंट्स हैं और इतनी हमारे पास probabilities एग्जिस्ट कर रही है। The probability of an event is equal to the number of event likely to occur. क्या मतलब? The probability of an event is equals to the number of event likely to occur divided by the total number of exposure units. कि जिनकी occurrence likely है उनको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। दैट इज नोन टू बी एज अ प्रोबेबिलिटी एनालिसिस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस प्रोबेबिलिटी एनालिसिस को फर्दर डिटेल में भी देखेंगे कि हमारे पास किस किस तरह से इनकी प्रोबेबिलिटी एनालिसिस सामने आ रही है। ठीक है, मे बी कैलकुलेटेड विद द पास्ट लॉस डेटा, यानी ये पास्ट जितनी भी लॉसेस आ चुके हैं उसकी बेसिस पे भी हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं और उसकी बेसिस पे भी इसकी वैल्यूएशंस निकाल सकते हैं। 2 इवेंट्स आर कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट। 2 इवेंट्स हैं जिनको हम क्या करते हैं, दीज आर बीइंग कंसिडर्ड एज इंडिपेंडेंट इवेंट इफ द अकरेंस ऑफ वन इवेंट इज नॉट डिपेंडेंट और नॉट अफेक्ट ऑन द अकरेंस ऑफ अदर। यानी एक की अकरेंस ऑफ इवेंट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द अकरेंस ऑफ अदर इवेंट, यानी एक की अकरेंस जो है वो दूसरे की अकरेंस पे नहीं डिपेंडेंट हो। 2 इवेंट्स आर कंसिडर्ड डिपेंडेंट इवेंट्स। 2 इवेंट्स को क्या कंसिडर करेंगे, दैट इज नोन टू बी एज आर डिपेंडेंट इवेंट्स इफ द अकरेंस ऑफ वन इवेंट्स अफेक्ट्स द अकरेंस ऑफ अदर। यानी 2 इवेंट्स आर कंसिडर्ड डिपेंडेंट इवेंट्स। क्या कंसिडर होते हैं वो? डिपेंडेंट इवेंट्स अकर हो इफ द अकरेंस ऑफ वन इवेंट अफेक्ट्स द अकरेंस ऑफ अदर। यानी जब अकरेंस ऑफ वन इवेंट इज डिपेंडेंट ऑन द अकरेंस ऑफ अदर, की एक की अकरेंस जो है वो दूसरे की अकरेंस पे डिपेंडेंट हो। इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या होते हैं यहाँ पे? इवेंट्स दैट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ द अकरेंस ऑफ वन इवेंट प्रीक्लूड्स द अकरेंस ऑफ सेकेंड इवेंट। यानी क्या मतलब? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि एक की अकरेंस जो है वो दूसरे की अकरेंस को रोक दे। यानी एक की अकरेंस क्या करे, दूसरे की अकरेंस को रोक दे और दूसरे की अकरेंस उस पर डिपेंडेंट ना हो, यानी उसकी डिपेंडेंसी उससे डिफरेंट या उससे वेरीड आ रही हो। तो दैट मींस कि वहां पे उनकी अकरेंसेस वेरीड आ रही हैं और डिफरेंट आ रही हैं कि हमने उसकी अकरेंस को कैसे और किस तरह से लेकर आगे चलना है। नाउ देयर कम्स अ रिग्रेशन एनालिसिस। के रिग्रेशन एनालिसिस में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, कैसे कैसे इन्वॉल्व हैं, क्या क्या चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। कैरेक्टराइज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स एंड देन यूज द कैरेक्टराइजेशन टू प्रेडिक्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। यानी कि पहले तो रिलेशनशिप बताएंगे कि 2 और मोर वेरिएबल्स में क्या रिलेशनशिप है एंड देन यूजेस दिस कैरेक्टराइजेशन, और उस कैरेक्टराइजेशन को यूज करते हैं टू प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, कि ताकि हम उस वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रेडिक्ट कर सकें, कि हमारे पास उस वैल्यूज को हम सामने रख के प्रेडिक्ट कर सकें। देन यूजेस द कैरेक्टराइजेशन टू प्रिडिक्ट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, कि क्या प्रेडिक्ट कर सकें टुवर्ड्स द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, के वेरिएबल्स की वैल्यूज को हम प्रेडिक्ट कर सकें। ठीक है, सो दैट मींस देन यूज दिस कैरेक्टराइजेशन टू प्रिडिक्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, की वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स को हम प्रिडिक्ट कर सकें। फॉर एग्जांपल, द नंबर ऑफ फिजिकल डैमेज क्लेम्स फॉर द फ्लीट ऑफ व्हीकल is a function of a size of fleet and the number of miles driven each year is a very good। यानी कि फिजिकल डैमेजेस किस पे डिपेंडेंट होंगे, कि कितना व्हीकल चली है, कितने माइलेज और क्या साइज था
उस फ्लीट का, यानी कि क्या उस साइज का फ्लीट का साइज था और कितनी ज्यादा वो कितने नंबर ऑफ माइल्स एडिशनल या ज्यादा चले हैं, यानी हाउ मच दे हैव बीन मूव मोर, यानी कितना ज्यादा वो आगे मूव कर चुके हैं। रिलेशनशिप बिटवीन पेरोल नंबर ऑफ वर्कर्स एंड कंपनसेशन। अब ये देखें पेरोल वर्कर्स एंड कंपनसेशन के बीच में हमारे पास रिलेशनशिप निकला है कि ये हमारे पास रिलेशनशिप है और यहाँ पे देखें ये हमारे पास आ रहा है, यानी दीज आर द रिलेशनशिप्स यहाँ पे हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। एंड साथ ही हमारे पास क्या चीज आ रही है देखिएगा, यहां पे हमारे पास ये देखिए कंप्लीट आ रही है। एंड वर्कर्स कंपनसेशन क्लेम्स, क्या हमारे पास वर्कर कंपनसेशन क्लेम्स इतने आ रहे हैं। तो हम अगर इन दोनों का रिलेशनशिप फाइंड करेंगे, दीज आर बीइंग क्लेम्स ऑन वाई एक्सिस एंड दीज आर बीइंग पेरोल्स। तो यहां पे रिलेशनशिप क्या आ रहा है, दीज आर ऑब्वियसली ऑन द पॉजिटिव रिलेशनशिप। क्या चीज आ रही है हमारे पास, पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहे हैं। और पॉजिटिव रिलेशनशिप क्या आ रहा है हमारे पास, ये देखिए रिग्रेशन एनालिसिस का क्या आंसर आया हुआ है। नाउ दिस इक्वेशन दैट हाउ वी आर गोइंग टू मेक दिस इक्वेशन दैट वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट लेक्चर कि वाई हाउ वाई इज बीइंग मेड एंड हाउ आर स्क्वायर इज बीइंग मेड, यानी आर स्क्वायर कैसे आ रहा है हमारे पास और आर स्क्वायर को हमने किस तरह से कैलकुलेट करना है, दैट इज वाई माइनस 6.143 प्लस 0.1074 4800 में आ गया। तो दैट मीन्स कि वाई 509 क्लेम्स आएंगे अगर हमारे पास ओवरऑल पेरोल कितना होगा, यानी कि दैट इज 48 मिलियन। तो हमारे पास 509 के करीब करीब क्लेम्स आएंगे, वर्कर कंपनसेशन के क्लेम्स इतने हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे होंगे। देन अगेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स फर्दर लॉस फोरकास्टिंग के लॉस फोरकास्टिंग में और क्या क्या चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। तो लॉस डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कि लॉस डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज कहलाता है, दैट इज नोन टू बी एज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कि हमारी प्रोबेबिलिटी इस ही पे बेस करके आगे चलती है ऑफ लॉसेस दैट कुड अकर, जो अकर हो सकते हैं या जिनकी अकरेंस पॉसिबल है, यूजफुल फॉर फोरकास्टिंग इफ द हिस्ट्री ऑफ लॉसेस टेंड्स टू फॉलो स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन। यानी यूजफुल फॉर फोरकास्टिंग इफ द हिस्ट्री ऑफ लॉसेस, यानी कि लॉस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी है दैट कुड अकर। यूजफुल कब होती है, यूजफुल फॉर फोरकास्टिंग व्हेन आपके पास जो हिस्ट्री का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वही फ्यूचर वही एक सेम स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे हैं आपके लॉसेस, या तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है लॉसेस या बायनॉमियली डिस्ट्रीब्यूटेड है या पाइजन डिस्ट्रीब्यूटेड है। जिस तरह के भी लॉसेस हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं उसी तरह के यूज होंगे और उसी तरह का सैंपल साइज जो है वो लार्ज आएगा। द रिस्क मैनेजर नीड टू नो, क्या रिस्क मैनेजर करता है, रिस्क मैनेजर नीड टू नो द पैरामीटर ऑफ लॉस डिस्ट्रीब्यूशन कि रिस्क मैनेजर क्या करता है, दैट नीड्स टू नो द पैरामीटर ऑफ लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। क्या यूज फाइंड करता है, पैरामीटर ऑफ लॉस डिस्ट्रीब्यूशन सच एज मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या होता है वो, सच एज मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कि रिस्क मैनेजर नीड्स टू नो कि रिस्क मैनेजर नीड करता है टू नो द पैरामीटर्स ऑफ लॉसेस लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। क्या फाइंड करता है वो, पैरामीटर ऑफ लॉस डिस्ट्रीब्यूशन सच एज मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। कि आपको ये दोनों चीजें पता लगेंगी तो आप कहेंगे कि हाँ जी व्हाट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज बीइंग फॉलोड बाय देम, कि किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन या किस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन दे कैन फॉलो, और जिस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन आएगी वो उसी तरह की डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेंगे। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज वाइज यूज्ड फॉर लॉस फोरकास्टिंग। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही यूज की जाती है नॉर्मली लॉस फोरकास्टिंग के लिए, कि जैसे जैसे लॉस फोरकास्ट होता जाता है वैसे वैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही यूज की जा रही होती है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करने के बाद ही हमारे पास चीजें क्लियर होती हैं, ये चीजें नजर आने लगती हैं कि यानी हाउ दीज आर बीइंग मेड, दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज वाइडली यूज्ड फॉर लॉस फोरकास्टिंग। लॉस फोरकास्टिंग के लिए और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज किया जाता है कि दैट इज बीइंग ऑन द लॉस फोरकास्टिंग। ये लॉस फोरकास्टिंग के लिए हमारे पास आती हैं, दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज वाइडली यूज्ड फॉर लॉस फोरकास्टिंग। लॉस फोरकास्टिंग के लिए हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस को यूज करते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस इन रिस्क मैनेजमेंट, कैसे कैसे फाइनेंशियल एनालिसिस में हो सकता है रिस्क मैनेजमेंट में। तो देन अगेन देयर एग्जिस्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी एग्जिस्ट कर रहा होता है इसके अंदर। द प्रेजेंट वैल्यू इज कन्वर्टेड टू फ्यूचर वैल्यू। अब यहाँ क्या होता है, यानी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी मस्ट बी कंसिडर्ड व्हेन डिसीजन इन्वॉल्व्स कैश फ्लो ओवर टाइम। कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को सामने जरूर रखना है जब भी डिसीजन इन्वॉल्व हो रिलेटेड टू कैश फ्लो। कि कैश फ्लो में जिस तरह के भी डिसीजन इन्वॉल्व हो हमने उसी तरह की कैश फ्लो रखनी। कंसिडर इंटरेस्ट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ मनी, मनी क्या कैपेसिटी, दैट इट बियर्स इंटरेस्ट, क्या करता है दैट बियर्स अ इंटरेस्ट। द प्रेजेंट वैल्यू इज कन्वर्टेड टू द फ्यूचर वैल्यू थ्रू कंपाउंडिंग, यानी प्रेजेंट वैल्यू किसमें कन्वर्ट होती है, टू फ्यूचर वैल्यू थ्रू कंपाउंडिंग। कि कंपाउंडिंग के थ्रू हम उसे प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, एंड फ्यूचर वैल्यू इज कन्वर्टेड टू प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग डिस्काउंटिंग। रिस्क मैनेजर यूज टाइम वैल्यू ऑफ मनी व्हेन एनालाइजिंग इंश्योरेंस बिड्स, यानी
इंश्योरेंस बिड्स को जब उसने एनालाइज करना होता है तो वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को यूज करता है। मेकिंग लॉस कंट्रोल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, के लॉस कंट्रोल को इन्वेस्ट के लिए जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन करने होते हैं उसके लिए भी वो यहाँ पे रिस्क मैनेजर ओवरऑल टाइम वैल्यू ऑफ मनी को यूज करता है। द नेट प्रेजेंट वैल्यू इज द सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, कि प्रेजेंट वैल्यू निकालने हैं फ्यूचर कैश फ्लो की और उसमें से माइनस करने कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट की। एंड द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन प्रोजेक्ट्स इज द एवरेज एनुअल रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइडेड बाय इन्वेस्टिंग इन द प्रोजेक्ट, के एवरेज एनुअल रेट ऑफ रिटर्न कितना है फॉर प्रोवाइडिंग इन्वेस्टिंग इन द प्रोजेक्ट, के इतनी इन्वेस्टिंग करनी है हमने इन प्रोजेक्ट्स में और उसी के हिसाब से हम उसे आगे लेकर चल रहे हैं। अदर रिस्क मैनेजमेंट टूल्स बहुत सारे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। रिस्क मैनेजमेंट टूल्स कौन कौन से आ रहे हैं देखें। द रिस्क मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, दैट इज RIMS is the computerized database that permits the risk manager to store and analyze risk management data। यानी किसको कर सकते हैं? कंट्रोल करना होता है, एनालाइज करना होता है रिस्क मैनेजमेंट डेटा को। द डेटाबेस में इंक्लूड लिस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टीज, किसको इंक्लूड करते हैं? लिस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टीज, इंश्योरेंस पॉलिसीज, लॉस रिकॉर्ड्स एंड स्टेटस ऑफ लीगल क्लेम्स, कि लॉस रिकॉर्ड्स भी कवर होते हैं, स्टेटस ऑफ लीगल क्लेम्स भी कवर अप हो रहे होते हैं, दोनों चीजें कवर अप हो रही होती हैं। डेटा कैन बी यूज्ड टू प्रेडिक्ट एंड अटेम्प्ट टू कंट्रोल फ्यूचर लॉस लेवल, यानी डेटा जो है डेटा कैन बी यूज्ड, या डेटा को यूज किया जाता है टू प्रिडिक्ट एंड अटेम्प्ट टू कंट्रोल द फ्यूचर लॉस लेवल्स, यानी कि फ्यूचर लॉस को कंट्रोल करने के लिए वही डेटा यूज किया जाता है। रिस्क मैनेजमेंट इंटरनेट एंड वेबसाइट्स, ये भी हैं बहुत सारी। इंटरनेट इज वेबसाइट विद द सर्च कैपेबिलिटीज डिजाइन टू लिमिट इंटरनल ऑडियंसेस, किसको कवर करना होता है? हमने इंटरनल ऑडियंस को कवर अप करना होता है। द रिस्क मैप इज द ग्रिड डिटेलिंग द पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी, किसको डिटेल कर रहा होता है? पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी को। एंड सिविरिटी ऑफ रिस्क फेस्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, क्या होगा वो? सिविरिटी ऑफ रिस्क होगा दैट इज बीइंग फेस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ईच रिस्क मस्ट बी एनालाइज्ड, हर रिस्क जो है वो एनालाइज होता है बिफोर प्लेसिंग इट ऑन द मैप, यानी हर रिस्क जो है दैट वुड बी एनालाइज्ड बिफोर प्लेसिंग इट इनटू द मैप, यानी कि मैप पे प्लेसमेंट से पहले हर रिस्क को हम क्या करते हैं? दैट इज बीइंग एनालाइज्ड, कि हम हर रिस्क को सामने रख के एनालिसिस करते हैं कि हाउ दीज रिस्क आर बीइंग एनालाइज्ड। तो ये क्या चीजें आ गई यहाँ पे? रिस्क इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आ गए, रिस्क मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिस्क मैनेजमेंट आ गई ऑन इंटरनेट लेवल, इंटरनेट पे आ गई। और सेकंड इज रिस्क मैपिंग, ग्रिड डिटेल द पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी एंड सिविरिटी, यानी पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी भी बताए और सिविरिटी भी बताए और फेस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन विद दैट रिस्क, कि वो रिस्क कितनी ज्यादा सिविरिटी और कितने ज्यादा लॉसेस को सामने रख के आगे चल रहा है। ईच रिस्क मस्ट बी एनालाइज्ड बिफोर प्लेसिंग इट ऑन द मैप, यानी हर रिस्क को हमने एनालाइज जरूर करना है बिफोर प्लेसिंग इट ऑन द मैप, कि हमें मैप से प्लेसमेंट से पहले उस रिस्क को एनालाइज लाजमी करना है कि हमारे पास कितने एनालिसिस में क्या चीज सामने आ रही है, कि हाउ मच इट इज बीइंग एनालाइज्ड बिफोर प्लेसिंग इट ऑन द मैप, कि हम मैप पे प्लेसमेंट उसकी बाद में करते हैं, पहले उसकी हम लोग ओवरऑल डिटेलिंग कर रहे होते हैं या एनालिसिस कर रहे होते हैं कि ये रिस्क में क्या चीजें, हाँ क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। देन अगेन अदर रिस्क मैनेजमेंट टूल्स, वैल्यू एट रिस्क, यानी कि हमारे पास क्या हो गया? दैट इज वैल्यू एट रिस्क एनालिसिस, इन्वॉल्व्स कैलकुलेटिंग द वर्स्ट पॉसिबल प्रोबेबल लॉस लाइकली टू अकर इन अ गिवन टाइम पीरियड, यानी कि सबसे बुरा लॉस क्या हो सकता है इन अ गिवन टाइम पीरियड अंडर रेगुलर मार्केट कंडीशन एट सम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, कि रेगुलर मार्केट कंडीशंस में उसका क्या लॉस हो सकता है अंडर सम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। द वार इज डिटरमिन्ड यूजिंग हिस्टोरिकल डाटा और रनिंग कंप्यूटर सिमुलेशन, या तो वो हिस्टोरिकल डाटा को यूज करता है या कंप्यूटर सिमुलेशंस को यूज करता है फॉर एनालिसिस एंड फॉर वैल्यूएशंस। Often applied to a portfolio of an asset, किसके लिए ज्यादा यूज किया जाता है? बाय फॉर द वैल्यूएशन ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ एन एसेट, जिसमें पोर्टफोलियो ऑफ एन एसेट की वैल्यूएशन के लिए वार मोस्टली यूज किया जाता है। कैन बी यूज टू वैल्यूएट सॉल्वेंसी ऑफ इंश्योरर, किसके लिए भी यूज किया जा सकता है? कैन बी यूज टू वैल्यूएट द सॉल्वेंसी ऑफ इंश्योरर, की इंश्योरर की सॉल्वेंसी हमारे पास नजर आ रही होती है। अनदर थिंग, कैटास्ट्रोफिक मॉडलिंग, क्या चीज आ रही है हमारे पास? कैटास्ट्रोफिक मॉडलिंग इज द कंप्यूटर असिस्टेड मेथड ऑफ एस्टिमेटेड लॉसेस दैट कुड अकर एज अ रिजल्ट ऑफ कैटास्ट्रोफिक इवेंट। मॉडल इनपुट्स इंक्लूड सेस्मिक डाटा, हिस्टोरिकल लॉसेस एंड वैल्यूज एक्सपोज टू लॉसेस, यानी हिस्टोरिकल डाटा भी आते हैं, सेस्मिक डाटा भी आते हैं, वैल्यू एक्सपोज टू लॉसेस भी आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। मॉडल्स आर यूज्ड बाय इंश्योरर्स, मॉडल आर यूज्ड बाय इंश्योरर, ब्रोकर्स एंड लार्ज कंपनीज विद एक्सपोजर टू कैटास्ट्रोफिक लॉस, यानी मॉडल्स आर यूज्ड बाय इंश्योरर, क्या कौन यूज करता है? इंश्योरर, ब्रोकर
लार्ज कंपनीज विद एक्सपोजर्स टू कैटास्ट्रोफिक लॉसेस, के हमारे पास एक्सपोजर्स भी आ रहे होते हैं टूवर्ड्स द कैटास्ट्रोफिक लॉसेस। जब हम बात करते हैं वार में एक चीज कैन बी यूज्ड टू वैल्यूएट द सॉल्वेंसी ऑफ इंश्योरर, कि जो इंश्योर हो रहा है उसकी सॉल्वेंसी क्या है, किस लेवल पे है, तो हमारे पास ये पता लग जाता है कि कितना रिस्क आ रहा है, दैट इज वैल्यू ऑफ एट रिस्क, दैट इज वार। और कैटास्ट्रोफिक मॉडलिंग का मतलब है कि कंप्यूटर असिस्टेड मेथड फॉर एस्टिमेटिंग लॉसेस दैट कुड अकर एज अ रिजल्ट ऑफ कैटास्ट्रोफिक इवेंट, कि किसी कैटास्ट्रोफिक इवेंट से रिलेटेड आपके पास कितना रिजल्ट्स आ सकते हैं और कितने रिजल्ट्स की बेसिस पे ये चीजें वैल्यू हो रही हैं। और मॉडल्स आर बीइंग यूज्ड बाय द इंश्योरर्स, ब्रोकर्स भी यूज करते हैं, और इनपुट्स क्या होती हैं, डाटा होते हैं, सिस्मिक हिस्टोरिकल डाटा एक्सपोज टू losses. Our models are used by insurers and brokers and large companies with the exposure to catastrophic losses. So that's the end of the lecture number 7. What we have studied today is the advanced topics in risk management tools, कौन कौन से होते हैं, loss forecasting कैसे कर रहे हैं, other risk management tools कौन कौन से हैं, what are the other things that are involved, कौन कौन सी techniques हैं, regression है, probability analysis है, and other values हैं. So that we have covered some advanced topics of risk management. That chapter is not covered yet completely. Inshallah we are going to cover that chapter in lecture number 8. So that's the end of the lecture. Allah Hafiz.